Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the YouTube channel of IP Matwala. Now in my last lecture हमने NPAT के previous year के 2025 के first 10 questions discuss किए थे of the reasoning section and मैंने promise किया था कि next 10 questions जो भी हैं since there were total 20 questions हम वो discuss करेंगे और अब तो एकदम perfect time है ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का, ये क्वेश्चन डिस्कस करने का बिकॉज आई बिलीव एनपैट का आप लोगों को पता होगा एनपैट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद the remaining 10 questions of NPAT 2025 logical reasoning section, right? Now before that I'll just quickly show you हमने क्या क्या questions discuss किए थे previous class में 10 questions जिसमें से कुछ important questions थे. Okay, and लाइक दीज क्वेश्चंस लाइक जिनको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल रहा हूं ये थोड़े हटके हैं क्वेश्चंस. ये हम नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग की क्लास में डिस्कस नहीं करते. नॉर्मली ये आईपी मैट या जिप मैट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जो एनपैट में पूछे गए थे क्वेश्चंस. ओके, सो टू स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन वाज वेरी नॉर्मल. हाँ, ये पजल था डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड पजल जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स थे like name of the person, their pet and the color of the house. ऐसे कुछ पैरामीटर्स थे एंड हमने बहुत इजीली इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लिया था. टेबल कंप्लीट हो गया था एंड वी कुड इजीली आंसर 4 क्वेश्चंस व्हिच वर बेस्ड ऑन दिस. हाँ, अब दिमाग में आता है कि यार इस टाइप के सेट पे हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए या फिर नहीं. तो डेफिनेटली करना चाहिए अगर उसके साथ 3 या 4 क्वेश्चंस अटैच्ड हैं. ओके, हाँ, सो यहां पे 4 क्वेश्चंस अटैच थे एक सेट के साथ. उस सेट को डिकोड करने में, टेबल कंप्लीट करने में हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे मैक्सिमम. एंड वंस यू हैव द टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, आपकी टेबल कंप्लीट हो चुकी है तो आप ये चारों क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हो. ओके, सो दिस इज व्हाट वी सॉ इन द फर्स्ट सेट ऑफ 4 क्वेश्चंस. ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आए थे, सो ये 4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे. Next was the fifth question based on statements and conclusion. Okay, ये critical reasoning का part है, हमने आराम से डिस्कस किया था. And if I am correct, there were 4 questions based on that, 6, 7, 8 and 9. ठीक है, थोड़े से different questions थे. ये general जो syllogisms वाले questions होते हैं ना, ये directly वो नहीं थे. कुछ questions में syllogisms use हो गया था, Venn diagram approach use हो गई थी, but in some questions we could not use the approach that we take for syllogisms. Okay, so ये 4 questions थे statements conclusions पे, right? Now the next 2 questions, ये थोड़े हटके question है और generally हमें देखने को नहीं मिलते. so जिस भी स्टूडेंट ने फर्स्ट क्लास जो मैंने लिया था यहाँ पे NPAT 2025 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिस भी स्टूडेंट ने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो प्लीज उस क्लास को भी अटेंड कर लेना. हाँ, सो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल होगी यूट्यूब पे ही. Now question number 9 was the question which was related to the pulleys or wheels बोल दो, ठीक है, and rotation of these wheels. Okay, अब यहां पे हमने देखा था कि इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है जहां पे 2 व्हील्स हैं, 2 पुलीज हैं जो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड होती है, राइट? तो यहां पे क्रॉस स्ट्रिंग है, यहां पे आप देख सकते हो क्रॉस बन रहा है. और यहां पे लाइक इफ आई लुक एट पुली ए एंड पुली बी, ये दोनों क्रॉस कनेक्शन से कनेक्टेड है. देन पुली बी एंड पुली सी ये डायरेक्ट कनेक्शन से कनेक्टेड है. ओके, तो अगर क्रॉस कनेक्शन होगा ना तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, since A and B are connected with each other using cross connection, so अगर A clockwise, मैं यहां पे लिख देता हूं clockwise, so A अगर clockwise डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो B एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा. इन दोनों की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिफरेंट होगी, ऑपोजिट होगी. ओके, नाउ B एंड C दे आर कनेक्टेड विद डायरेक्ट कनेक्शन. यहां पे डायरेक्ट कनेक्शन है, क्रॉस कनेक्शन नहीं है. ओके, तो B और C की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम होगी. तो B अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो C भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. डन. अब C एंड D क्रॉस कनेक्शन है तो C और D की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिफरेंट होगी. तो C का
एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां पे क्लॉकवाइज आ जाएगा, एंड डी और ई का डायरेक्ट कनेक्शन है तो डी और ई का डायरेक्शन सेम होगा, सो ये भी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंड देन यूजिंग दिस वी कुड इजीली आंसर द क्वेश्चंस। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहां पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। सेम कंसेप्ट विल बी अप्लाइड ऑन क्वेश्चन नंबर 10। सो 9 एंड 10 सिमिलर क्वेश्चन थे। नाउ व्हाट आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो बाकी के लाइक 2 या 3 क्वेश्चंस और हैं यहाँ पे, 11 एंड 12 आई बिलीव अभी देखने को मिल जाएगा। नाउ 11 एंड 12 में कुछ अलग हो रहा है। सो सिमिलर चीजें तो मिलेंगी आपको, बट इन व्हील्स जो पुलिस की तरह बिहेव कर रहे हैं, इनकी जगह आपको क्या मिलेगा? आपको वो वाले व्हील्स मिलेंगे जिसमें टीथ होते हैं। ओके, सो मैकेनिकल की लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं, ठीक है, बट यहां पे हमें सिंपल लैंग्वेज में बात करनी है। सो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, ओके, सो इन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट समथिंग डिफरेंट हैपेंस। ओके, सो इफ let's say I'll number these wheels, so 1 2 3 4 5 and 6. Now 1 and 2 are connected with each other. Okay, so in this arrangement yahan pe ye wali jo movement hai, if two wheels are connected to each other, then they will move in the opposite directions. Opposite direction में move करेंगे। तो 1 and 2 अगर कनेक्टेड है, 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। सो ये चीज हमें ध्यान देनी है, राइट? सो लेट्स अज्यूम कि ये जो कन्वेयर 1 और कन्वेयर 2 दो कन्वेयर्स दिए हुए हैं। So let's say conveyor 1 is moving in the right hand side direction, left से right की तरफ मूव कर रहा है, right? Okay, so conveyor 1 अगर right hand side direction में मूव करेगा तो व्हील नंबर 1 की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगी? So व्हील नंबर 1 अगर ये लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो व्हील नंबर 1 की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। व्हील नंबर 1 भी इसी डायरेक्शन में चला जाएगा, राइट? ठीक है, व्हील नंबर 1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो व्हील नंबर 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड हेंस व्हील नंबर 3 विल मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस। ओके, अब व्हील नंबर 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ लेके जा रहा है ये कन्वेयर 2 को, तो व्हील नंबर 3 की वजह से कन्वेयर 2 will move in the upward direction. Okay, now let's look at this portion. Now wheel number 4 is also connected to conveyor 1. अब conveyor 1 अगर right hand side direction में जा रहा है तो ये जो wheel number 4 है इसकी direction of rotation will be anti-clockwise, and hence wheel number 5 will rotate in clockwise and wheel number 6 will rotate in anti-clockwise direction. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये कन्वेयर 2 को नीचे की तरफ लेके जाएगा। अब ये कन्वेयर तो अटक जाएगा, व्हील नंबर 3 की वजह से ये ऊपर जा रहा है, व्हील नंबर 6 की वजह से नीचे जा रहा है, तो ये जो सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट है ये मूव ही नहीं करेगा बिकॉज ऑफ सम एरर, मैकेनिकल एरर। सो नन ऑफ द कन्वेयर्स मूव ड्यू टू मैकेनिकल एरर, अटक जाएंगे। ओके, सो मूवमेंट यहां पे स्टॉप हो जाएगी, तो मूवमेंट कन्वेयर 1 पे भी स्टॉप हो जाएगी। ऑलराइट, so we can say that option A is the correct answer for question number 11. None of the conveyors will move due to mechanical error. ठीक है, हाँ, so move कर रहा है या नहीं कर रहा वो बात की बात है, बट लॉजिक अंडरस्टैंड करो। कन्वेयर 1 को अगर मैं मूव कर रहा हूं राइट हैंड साइड पे तो व्हील 1 इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हील 4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो भी व्हील कनेक्टेड है एक दूसरे से उनकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिफरेंट हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ओके, राइट? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज अ मिक्सचर ऑफ 11 एंड 10। 9 और 10 क्वेश्चन में जो हमने किया था ना, वहां पे पुली अरेंजमेंट था, यहां पे टीथर्ड व्हील्स हैं, सो पुली भी मिलेगी और टीथ भी मिलेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में 3 मॉडल्स गिवन है आपको। अब 3 मॉडल्स में रोटेशन डिफाइन करते हैं। सो मॉडल 1 में अगर मैं यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता हूं, सिंस दे आर कनेक्टेड डायरेक्टली विद ईच अदर, एंड यहां पे टीथ नहीं है, इसके पास टीथ है बट इसके पास टीथ नहीं है, तो ये नॉर्मल पुली की तरह ही रिएक्ट करेगा।
ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज में जा रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज में जाएगा. देन अगेन डायरेक्ट कनेक्शन क्लॉकवाइज. नाउ टू टीदर्ड व्हील्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो इनका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑपोजिट हो जाएगा. तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा. ओके, राइट. सो मॉडल 1 डिफाइन हो गया. अब मॉडल 2 पे आते हैं. तो मॉडल 2 में अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से स्टार्ट करता हूं तो ये वाला व्हील भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, बट ये वाला व्हील एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड सिंस ये वाला क्लॉकवाइज में कर रहा है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज में करेगा. तो यहां पे मॉडल 1 और मॉडल 2 थोड़े डिफरेंट हो गए. ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज फर्स्ट व्हील्स, सेकंड व्हील्स भी क्लॉकवाइज, बट थर्ड व्हील यहां पे क्लॉकवाइज है और यहां पे एंटी क्लॉकवाइज है. फोर्थ व्हील दिस इज एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है. तो फोर्थ व्हील में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थर्ड व्हील की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिफरेंट है. अब मॉडल नंबर 3 पे आते हैं. क्लॉकवाइज से स्टार्ट किया तो ये पुली अरेंजमेंट है तो ये भी क्लॉकवाइज जाएगा, ये भी पुली अरेंजमेंट है, ये भी क्लॉकवाइज जाएगा. नाउ यहां पे पुली अरेंजमेंट है बट क्रॉस कनेक्शन है तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा. नाउ यू कैन सी दैट मॉडल 1 एंड मॉडल 3 दोनों रेप्लिका हैं एक दूसरे के. सो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बोथ व्हील्स नंबर 1, क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज व्हील नंबर 2, clockwise and clockwise wheel number 3, and anti-clockwise wheel number 4 in both first and third models. Okay, so model 1 and model 3 will behave in a similar manner as far as direction of rotations is concerned for the respective wheels. Okay, conclusion 1 बोल रहा है model 1 and model 2 can be used to get the same result with respect to the direction of rotation. No, model 1 and model 2 different है. Model 2 and 3 भी different है. I can see that model 1 and 3 are same. So conclusion 3, which says model 1 and 3 can be used to get the same result with respect to the direction of rotation. This is absolutely correct. So only conclusion 3 will follow. Option C is the correct answer of this question. ठीक है? So option C correct answer है. अब चलते हैं next question पे. So question number 9, 10, 11, 12 सिमिलर कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए थे, कुछ डिफरेंट कंसेप्ट था इन चारों क्वेश्चंस में. ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. क्वेश्चन नंबर 13 में 5 ऑप्शन गिवन है. विल हैव टू सेलेक्ट द वन व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. सो बेसिकली ऑड वन आउट का क्वेश्चन है. अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है यार. अगर आपने सीरीज कोडिंग डिकोडिंग इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं. ओके, तो यहां पे अल्फाबेट्स गिवन है, अल्फाबेट्स को मैं उनके नंबर इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर देता हूं. सो जे एच डी बी, तो जे इज 10, एच इज 8, डी इज 4 एंड बी इज 2. नंबर इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर दिया. अब यहां से सच कुछ हमें पैटर्न नहीं मिलेगा तो हमें लिखने पड़ेंगे और सारे, तभी कुछ पैटर्न विजिबल होना शुरू होगा. O इज 15, 9, 9 and 3. All right. 12, 10, 6 and 5. Even odd का भी कुछ कंसेप्ट नहीं है. 23, 10, 14 and 1. All right. अभी मुझे पैटर्न दिखना शुरू हो गया है. And finally 6, 10, 9 and 13. Perfect. So I have identified. Okay. Let's see if any one of you has identified. मैंने यहाँ पे सबके नंबर इक्विवेलेंट्स लिख दिए हैं. I have made things easy for you. अब पैटर्न विजिबल है या नहीं है, आइडेंटिफाई कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, ये आपके ऊपर है. So let's see pattern. 10 plus 2 is 12. 8 plus 4 is 12. So extreme दो नंबर्स और बीच वाले दो नंबर्स अगर हम सम करते हैं तो सम सेम आएगा. 10 plus 2 is 12, 8 plus 4 is 12. In both the cases the sum is same. 15 plus 3 is 18, 9 plus 9 is also 18. Sum. Okay, right?
अब यहां पे 17 और 16, सम इज 17 विच इज नॉट इक्वल टू 16, ठीक है, तो ये ऑड वन आउट होना चाहिए। बाकी दो को भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। 24 इज द सम, 24 इज द सम, तो मैच कर रहा है। एंड 19 एंड 19 इन बोथ द केसेस मैच कर रहा है। सो कल्प्रिट कौन है? ऑप्शन सी, जहां पे सम मैच नहीं कर रहा। ओके, तो ये क्वेश्चन सिंपल है यार, मतलब एक्सपेक्टेड है इस टाइप के क्वेश्चंस। अब आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ये पैटर्न्स डिटरमाइन कर लोगे इफ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस फॉर कोडिंग डिकोडिंग सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, जहां पे हमें अल्फाबेट्स को नंबर इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर ये चीज फटाफट कर लोगे, पैटर्न क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ओके, ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 14 में लॉजिकल रीजनिंग का कुछ रोल नहीं है, यहां पे वर्बल स्किल्स, वोकैबुलरी, उसका रोल है, ठीक है। एंड इतने भी बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है आपके सामने। 5 वर्ड्स गिवन है, 5 में से ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। ओके, कोल्ड, चिली, फ्रॉस्टी, फ्रीजिंग एंड सेंसिटिव। ओके, जल्दी से आंसर लिख दो चैट बॉक्स में, ठीक है। अब 5 वर्ड्स गिवन है आपको, बेसिक मीनिंग है, इतने हाई फाई वर्ड्स भी नहीं है। फर्स्ट 4 वर्ड्स आर यूज्ड टू डिफाइन कोल्ड कंडीशंस। कोल्ड इन इटसेल्फ इज कोल्ड, चिली ठंडा वेदर, चिली वेदर, फ्रॉस्टी जहां पे फ्रॉस्टिंग हो जाती है, बर्फ से रिलेटेड, फ्रीजिंग फ्रीज करने वाला टेम्परेचर, एंड सेंसिटिव, सेंसिटिव। ओके, तो सेंसिटिव इज nowhere related to any of these words, so answer should be sensitive, that is option E, odd one out, very simple one. Okay, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 is done. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब इस क्वेश्चन में आई डोंट नो, मुझे बहुत डाउट है, ठीक है। आई कुड नॉट आइडेंटिफाई, लाइक आई डोंट नो इफ आई हैव आइडेंटिफाइड द करेक्ट आंसर और नॉट, बट कोई लॉजिक नहीं मिला है मुझे। द ओनली लॉजिक आई कैन सी इज फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक दे कैन बी 2 डिफरेंट आंसर्स फॉर दिस। किसी भी फिगर में सर्कल नहीं है अदर देन दिस फिगर, सो ऑप्शन 2, राइट, फिगर नंबर 2 में प्रॉब्लम हो सकती है। फिगर नंबर 4, इट्स नॉट अ क्लोज्ड फिगर, यहां से तो इधर ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड, क्लोज्ड, फिगर नंबर 4 क्लोज्ड नहीं है। ओके, सो आई वाज कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू। एज सच कोई सेट लॉजिक डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है यहां पे। ओके, सो नेगेटिव मार्किंग, अगर किसी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, वहां पे आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, बट इनपैक्ट में आई थिंक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो व्हाई नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, फ्लूक मारो, आगे बढ़ो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। हाँ, देखने में बहुत ही गंदा क्वेश्चन है। अगेन हमें ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है, ऑड वन आउट। सो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, ये सारे ही क्वेश्चंस ऑड वन आउट पे बेस्ड हैं, ठीक है जी। सो ऑड वन आउट डिटरमाइन करते हैं। अब क्लियरली यहां पे इन सारे आई वुड से विजुअल रीजनिंग का क्वेश्चन बोल सकते हैं, इन सारी इमेजेस को देख के पता चल रहा है कि यहां पे मिरर इमेज, वाटर इमेज, इस टाइप का कुछ ना कुछ कंसेप्ट लग सकता है। ओके, सो मैं क्या करूंगा, आई विल नॉट लुक एट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस फिगर। ऑड वन आउट डिटरमाइन करना है तो यहां से स्टार्ट करते हैं। लुक एट दिस एलिमेंट Q एंड उसका मिरर इमेज मैच कर रहा है। यहां पे Q उसका मिरर इमेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां पे Q एंड ये भी Q है, सो प्रॉब्लम यहां पे मिल गई है। इन दोनों ने सिमिलर पैटर्न फॉलो किया अभी तक, बट इसने गड़बड़ कर दी। ओके, यहां पे Q उसका मिरर इमेज, Q उसका मिरर इमेज, तो 4 जगहों पे फिगर 1, 2, 4 एंड 5, इनमें एक ही अल्फाबेट पिक किया मैंने, Q। चारों फिगर्स में मिरर इमेज बन रहा था, फिगर नंबर 3 में मिरर इमेज नहीं बन रहा यहां पे। ओके, सो आई वुड स्ट्रेट अवे मार्क फिगर नंबर 3, ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। सो देखने में बड़ा गंदा वाहियात क्वेश्चन लग रहा है कि यार इतने सारे एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा, बट एक्चुअली में सारे एलिमेंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो क्यू को देख के पता चल रहा है और किसी एलिमेंट को देखने की जरूरत नहीं है।
राइट? चलिए, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 16. सो अभी हम देख पा रहे हैं कि यार सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली, वी आर इजीली सेलिंग थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस. सो एज सच कुछ लेवल ऑफ डिफिकल्टी लग नहीं रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 नंबर. नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस, अगर ऑब्जर्वेशन स्किल्स ठीक ठाक हैं आपकी, हाँ, तो 10-10 सेकेंड्स में आंसर आ सकता है. तो ऑल 4 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सिमिलर कंसेप्ट. यहां पे कुछ गैप दिख रहा है आपको क्वेश्चन फिगर में. आपको बताना है आंसर फिगर्स, ये जो 5 फिगर्स हैं, कौन सी फिगर इस गैप को फिल कर देगी. दैट्स इट. ओके, अब डायरेक्ट पिकिंग अलाउड है, रोटेशन अलाउड है, फ्लिपिंग अलाउड है. एज सच कोई भी चीज गिवन नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन नहीं है. तो अगर आप बोलो कि यार फ्लिप करके फिर हम अगर इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं. डायरेक्टली हम रोटेट करके फिक्स करना चाहें तो भी कर सकते हैं. ओके, सो रूल्स एंड रेगुलेशंस एज सच कुछ भी मेंशन नहीं है. सो एनी विच वेज यू कैन पिक एनी ऑफ द ऑप्शन फिगर्स एंड फिट इन हियर. ओके, अब क्या करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ. यहां पे दिख रहा है ना, इस पोर्शन में कुछ प्लस बन रहा है. ओके, सो ढूंढ लो प्लस कहां पे बन रहा है. एक ही फिगर ऐसी मिलेगी जहां पे ये इधर यहां पे प्लस बन रहा है. ओके, ठीक है जी. तो मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए, राइट? तो अगर मैं इस फिगर को रोटेट करता हूं बाय 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज रोटेट, फ्लिप करने की जरूरत नहीं है, रोटेट करो 180 डिग्रीज से एंड ये वहां जाके फिट हो जाएगी, राइट? ठीक है. सो ऑब्जर्वेशन स्किल्स विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? ठीक है जी. चलिए आगे चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. 4 क्वेश्चंस हैं, चारों एक ही तरीके के हैं. ठीक है, तो अब यहां पे इनपैक्ट पे एक पैटर्न देखने को मिला. फर्स्ट 4 क्वेश्चंस वर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पजल. Next 4 questions were statement conclusion. Next 4 questions were based on pulley and wheels. Next 4 questions were based on finding odd one out. हाँ, different type के odd one out थे, but odd one out था. And last question of visual reasoning, जहां पे हमें गैप में फिगर को फिट करना है. ठीक है, तो 18th क्वेश्चन पे चलते हैं. अब यहां पे कौन सी फिगर फिट करेगी. प्लस यहां पे बन रहा है लेकिन यहां पे स्क्वायर नहीं है कहीं. ठीक है, सो फिगर ए नहीं हो सकती. तो चेक करो कौन सी फिगर हो सकती है. तो इस टाइप का ये एल बनाना है, यहां पे एल बन रहा है. सो आई बिलीव ऑप्शन बी होना चाहिए. एल और कहीं नहीं बन रहा है. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस. ओके, सो अब क्या करना है, इस फिगर को अगेन मैं क्या करूंगा, रोटेट करूंगा, बट 90 डिग्री से रोटेट करेंगे. 90 डिग्री से रोटेट करेंगे एंड ये वाली फिगर फिट हो जाएगी. So after rotating this figure by 90 degrees in the clockwise direction, I'll obtain the figure that will completely fill the gap in the given question figure. क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं. 30 सेकेंड्स दूंगा मैं आपको. मेरे को पता है आंसर उससे पहले आ जाएगा, तो 30 सेकेंड्स दूंगा, जल्दी से बता दो कौन सी फिगर करेक्ट फिगर है that will fill in the gap. बहुत इजी है. ओके, तो इस वाले पोर्शन को देखो एंड इस वाले पोर्शन को देखो. ओके, सो इफ आई रोटेट दिस फिगर वंस अगेन बाय 90 degrees in the clockwise direction, it will be able to fill the gap that is required. So option E is the correct answer of this question. Done. 19 question. Last question पे चलते हैं. I told you 10-10 seconds के क्वेश्चन है अगर आप आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स परफेक्ट हैं. तो लास्ट क्वेश्चन अगेन हार्डली 10 सेकेंड्स लगने चाहिए. अब यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है. ओके, सो 3 फिगर्स कैन बी इजीली एलिमिनेटेड. अगर जबरदस्ती हमें कंफ्यूजन क्रिएट करनी ही करनी है तो 2 फिगर्स डी एंड ई, इनमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, बट स्टिल आंसर क्लियर है हमारे सामने. ओके, सो यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है, व्हाइट पोर्शन है तो व्हाइट रिक्वायर्ड नहीं है. दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज अवेलेबल हियर. ओके, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे बाय 90 डिग्रीज
and figure D will be able to fill in the gap that is required. Option E definitely is not the answer. Okay, perfect. So that was 20th and the last question of NPAT 2025. Okay, so जल्दी से प्रिपेयर कर लो NPAT के क्वेश्चंस के लिए. हमने देख लिया लास्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ. ओके, चलिए सो यहीं पे ही रुकते हैं एंड होपफुली विल मीट अगेन बिफोर एग्जाम. एनपैट के एग्जाम से पहले शायद मिले हम. मिले नहीं, फिजिकली नहीं मिल पाएंगे, ऑनलाइन ही मिलेंगे, बट डेफिनेटली we'll be bringing some more sessions for all the students who are preparing for NPAT as well as SET exam. Okay, so all the best to all of you. We'll see you again. Have a good day. Bye bye.